स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बस्टिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पेबैक पीरियड मेथड के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो पहले उसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग देखिए आप कि मीनिंग क्या होता है। कैपिटल बस्टिंग, इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी बस्टिंग। देखो पहले इसका मीनिंग देखिए आप लोग। पूंजी बस्टिंग का संबंध दीर्घकालीन निवेश के निर्णयों से है। तो पूंजी बस्टिंग का संबंध किससे होता है बेटा? दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होता है। पूंजी बस्टिंग एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत नए एवं अधिक लाभदायक विनियोग के प्रस्तावों की खोज तथा विपणन पहलुओं, विपणन कहते हैं बाजार या मार्केट, विपणन पहलू से जुड़े विचारणीय बिंदुओं की जांच पड़ताल की जाती है, जिससे कि प्रत्येक प्रस्ताव से होने वाले लाभ की संभावनाओं का विश्लेषण किया जा सके तथा किसी प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामों के पूर्वानुमान लगाए जा सकें। तो बेटा ये मीनिंग थी पूंजी बस्टिंग की, इसे आप लर्न करें। ठीक है, अब देखिए पूंजी बस्टिंग की प्रविधियां, मतलब टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो प्रबंधकों, मैनेजर को यह निर्णय करना होता है कि स्थिर संपत्ति, अर्थात इन इंग्लिश में बोलेंगे फिक्स सेट्स के पूंजी निवेश, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के विभिन्न विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है, मतलब सबसे बेस्ट अल्टरनेट कौन सा है। इसका चुनाव व्यवसाय के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। निम्नलिखित प्रविधियां इस प्रकार से हैं, मतलब ये आपके दे रखी है बेटा टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। पहला है बेटा आपका अपरिहार्यता आधार पद्धति, इसे इंग्लिश बोलेंगे अर्जेंसी बेसिक मेथड। दूसरा है अदायगी अवधि पद्धति, इसे इंग्लिश में बोलेंगे पे बैक मेथड। निवेश पर प्रत्याय की औसत दर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चौथी है निवेश पर प्रत्याय की समयोचित दर, इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये 2 टाइप्स का होता है बेटा। वर्तमान मूल विधि, इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू मेथड। दूसरा होता है बेटा प्रत्याय की आंतरिक दर, इसे बोलेंगे इंग्लिश में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटा, तो ये है आपकी टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तो 4 टाइप्स की हैं। पहला अर्जेंसी बेसिक मेथड, पे बैक मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो इनको आप लर्न करिए, समझिए। ठीक है, मैं आज आपको क्लियर कराता हूँ। पहले आप बताता हूँ पे बैक मेथड। आज इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको पे बैक मेथड। ठीक है, देखिए बेटा आपको बता रहे हैं हम पे बैक पीरियड मेथड, हिंदी बोलेंगे अदायगी अवधि पद्धति। ठीक है बेटा, तो पे बैक पीरियड निकालने से पहले आप देखिए कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, क्योंकि बेटा पे बैक पीरियड निकालेंगे तो दोनों फॉर्मूले अलग लगते हैं। अगर आपकी सेविंग्स इक्वल होंगी ईच ईयर तो अलग फॉर्मूला लगेगा, जब आपकी इनकम्स अनइक्वल होंगी ईच ईयर तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा। ठीक है, तो पहले आप क्या देखेंगे सेविंग्स, और पेबैक पीरियड के लिए जो आपकी सेविंग्स हो, मतलब कह सकते हैं एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब होता है एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्ट। क्लियर हुआ आपको? तो मैं आपको लिखकर बताता हूं। देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन कैश इनफ्लो
इज इक्वल इन ईच ईयर, मतलब जब हमारा जो कैश इनफ्लो है वह प्रत्येक वर्ष बराबर हो, अर्थात जैसे आपकी जो इनकम है वो पर ईयर 50,000 रुपये है, पर ईयर 50,000 रुपये, मतलब हर वर्ष 50,000 रुपये रहती है, तो इसे इक्वल बोलेंगे। तो व्हेन कैश इनफ्लो इज इक्वल इन ईच ईयर, तो हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। क्लियर? शॉर्ट में बोल सकते हैं हम, शॉर्ट में NI अपॉन OS। क्लियर? NI अपॉन OS शॉर्ट में बोल सकते हैं। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है बेटा? जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब है जैसे आपने कोई मशीनरी 5 लाख रुपए में खरीदी, तो ये 5 लाख रुपए में क्या है बेटा? 5 लाख रुपए हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? अब उसको आपने लगाया, उससे आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो उससे हर साल सेविंग हो रही है 50,000 रुपये, वो एनुअल सेविंग कहलाएगी। एनुअल सेविंग बोलिए या एनुअल कैश इनफ्लो बोलिए। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब व्हेन कैश इनफ्लो इज इक्वल इन ईच ईयर। अब दूसरा फॉर्मूला देखिए, व्हेन कैश इनफ्लो इज अनइक्वल इन ईच ईयर। जब हमारी कैश इनफ्लो प्रत्येक वर्ष असमान हो, जैसे कि प्रथम वर्ष में हमारी कैश इनफ्लो होता 50,000, अगले वर्ष में 40,000, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 60,000, ये सब अनइक्वल है। तब जब अनइक्वल होगा, जब हमारी कैश इनफ्लो अनइक्वल होगा, तो पे बैक पीरियड कैसे निकलता है? पे बैक पीरियड फॉर्मूला होगा कंप्लीट ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो अपॉन नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो। अगर आपको आंसर मंथ में लाना है तो इंटू 12 करेंगे, अगर ईयर में लाना है आंसर तो आप ये इंटू 12 नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो ये है आपके पे बैक पीरियड निकालने के फॉर्मूले। तो आप याद रखिए, जब वस्तुएं समान होंगी तब ये फॉर्मूला लगेगा, जब वस्तुएं असमान होंगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? अब मैं आपको सिखाता हूं निकालना एनुअल कैश इनफ्लो। देखिए बेटा, पहले आप ये समझिए कि एनुअल कैश इनफ्लो की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए बेटा, एनुअल कैश इनफ्लो इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम OS, मतलब ऑपरेटिंग सेविंग। जो हम लेंगे वो हमारी क्या होगा, तो लिखेंगे हम एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्थ मतलब डेप्रीसिएशन। तो एनुअल कैश इनफ्लो कैसा होना चाहिए? हमारा एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्थ है। अगर क्वेश्चन में आपके ये लिखा है सिर्फ एनुअल कैश इनफ्लो, तो आप मानेंगे कि जो हमारा सेविंग है, ऑपरेटिंग सेविंग है, वो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्थ है, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही है। ठीक है? तो उसकी जगह कभी कभी ऑपरेटिंग सेविंग भी लिखा सकता है, ऑपरेटिंग सेविंग भी। क्लियर हुआ आपको?
अब ये पी क्या है, ये पी क्या है, ये है हमारा पे बैक पीरियड है, अर्थात जो हम पैसा लगा रहे हैं वो कितने वर्षों में वापस आ जाएगा। क्लियर। एनआई का मतलब, जो एनआई है उसे बोलेंगे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्लियर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर आपको क्वेश्चन बताता हूं कि ये कैसे हल होंगे। ठीक है, देखिए बेटा एग्जाम्पल देखिए। ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ निर्मल लिमिटेड ₹1,25,000। ये क्या है बेटा, प्रोजेक्ट कॉस्ट है। बेटा प्रोजेक्ट कॉस्ट को ही हम बोलते हैं बेटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ये, तो ये ही हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक विनियोग। एंड यील्ड्स एनुअली ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 एंड यील्ड्स एनुअली ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। जो प्रॉफिट है वो है 20,000 रुपये का। कैसा है बेटा, आफ्टर डेप्रिसिएशन एट द रेट 12% पर एनम। जो हमारा एनुअली प्रॉफिट है उसमें से डेट माइनस हो चुका है, बट बिफोर टैक्स ऑफ बिफोर टैक्स ऑफ 50%। जो हमारा एनुअली प्रॉफिट है वो आफ्टर डेट बट बिफोर टैक्स है। फिर पढ़िए आप, यील्ड्स एनुअली ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है। कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। हमें निकालना है बेटा पे बैक पीरियड। तो पहले आपको, सबसे पहले अगर आपको पे बैक पीरियड निकालना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो एनुअल सेविंग्स हैं वो इक्वल है या अनइक्वल है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या देखा आपने, बताइए आपकी सेविंग्स इक्वल है अनइक्वल है। प्रॉफिट्स है वो देखिए कैसा है, यील्ड्स एनुअल ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 आफ्टर डेट बट बिफोर टैक्स। तो हमारी एनुअल ही है, अर्थात ये सेविंग्स है हमारी वो ईच ईयर इक्वल है। तो पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स, या एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स, या कह सकते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला ये लगेगा, पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला लगेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो लगेगा। क्लियर। अगर अब बताइए जरा, अगर हमें मंथ में लाना है तो बेटा इंटू 12 लगाना पड़ेगा, मंथ में नहीं लाना है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ईयर्स में आंसर आएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बेटा, देखिए 1,25,000, 1,25,000। बेटा एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं बेटा, ये हमेशा आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है एनुअल प्रॉफिट वो आफ्टर डेट तो है बट बिफोर टैक्स है। तो नोट में निकालिए, हम निकालेंगे एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग्स आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप चाहिए। डेप का मतलब डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे, एनुअल कैश इनफ्लो। क्लियर। अब देखिए जरा, हमारे पास जो सूचना है वो हमारा दे रखा है एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डेट बट बिफोर टैक्स। कितना है बेटा, ये हमारा 20,000 रुपये है,
₹20,000 देखो एनुअल प्रॉफिट है हमारा, लेकिन ये आफ्टर डैप है, अर्थात इसमें इस प्रॉफिट में डैप माइनस हो चुका है, बट बिफोर टैक्स है। अगर ये एनुअल प्रॉफिट हमारा दोनों बिफोर होते, लिखा होता बिफोर डैप एंड टैक्स, तो पहले डैप माइनस करते और फिर टैक्स माइनस करते, तो हमेशा पहले डैप माइनस होता है फिर टैक्स माइनस होता है। अब इस प्रॉफिट में से डैप माइनस हो चुका है, तो हम क्या माइनस करेंगे बेटा? टैक्स माइनस करेंगे। बताइए टैक्स कितना है? टैक्स हमारा है बेटा 50%, तो एट द रेट 50% किसका निकालेंगे? जो हमारा एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डैप है, तो ऑन रुपीज 20,000 का निकालेंगे। 20,000 का करेंगे हम 50%, तो कितना आएगा बोलो? 10,000 रुपये आएगा। दीजिए बेटा, इसमें से 20,000 में से 10,000 माइनस कर दीजिए, ये बचा 10,000। ये क्या आया हमारा? ये हमारा आया एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, लेकिन हमें चाहिए आफ्टर टैक्स बट बिफोर डैप, तो इसमें हम अब डैप ऐड कर देंगे, पहले डैप को घटाएंगे और फिर जोड़ेंगे, क्योंकि डैप घटने के बाद ही टैक्स घटता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डैप लिखा है। अगर ये बिफोर डैप होता तो पहले डैप माइनस होता फिर टैक्स माइनस होता। क्लियर? अब डैप को जोड़ दीजिए। डैप कितना है देखो, 12% पर एनम है। किस पे निकालेंगे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा 1,25,000 है, ठीक है, और इसका करेंगे 12%। अब जब रेट नहीं दिया होता, अगर मान लीजिए ये डैप का रेट नहीं दिया होता, तो फॉर्मूला क्या होता? तो फॉर्मूला होता कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। तो मैं लिख दूंगा, देखिए, जब रेट ना दिया हो, नोट में लिख लो, या मैं रेट ऑफ डैप नॉट गिवन। जब रेट ऑफ डैप ना दिया हो तो डैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डैप निकालने का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर नहीं क्लियर? ये फॉर्मूला हो जाएगा डैप निकालने का। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब रेट ऑफ डैप पता ना हो। अब जब रेट ऑफ डैप पता हो तो ऐसे सीधे निकालेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। कितना है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट? 1,25,000 का 12% निकाल लीजिए। देखो 0 0 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 12 5 60, 12 5 60, 12 5 60 हाथ लगे 6, 24 36, 12 कम 12 और 3 15, लीजिए 15,000 हो गया। ये ऐड होना है, जोड़ लिया बेटा, 25,000 हो गया। 10 में 15 जोड़ लीजिए, ये हमारा आ गया एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। एनुअल कैश इनफ्लो की फुल फॉर्म ही होती है एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैप। क्लियर? तो पेबैक पीरियड निकालने के लिए हमें प्रॉफिट कैसे चाहिए? आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैप। तो ये कितना आया बेटा? 25,000 आया। लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 1,25,000 को किससे भाग कर देंगे? 25,000 से भाग कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल, 25 5 125। लीजिए, 5 वर्ष में जो आप पैसा लगाएंगे भाई आपका 5 वर्ष में वापस आ जाएगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा जब वस्तुएं समान होती हैं तो पेबैक पीरियड कैसे निकालती हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं जब वस्तुएं असमान होती हैं, मतलब जब वस्तुएं अनइक्वल होती हैं, तो हम पेबैक पीरियड कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल, नोवा एंड कंपनी वांट्स टू इस्टेब्लिश ए प्रोजेक्ट ऑफ ₹5 लाख। तो बताइए अपना प्रोजेक्ट कितने में इस्टेब्लिश कर रहा है? 5 लाख में। तो ये है हमारी NI, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 5 years टू बी एज अंडर। पढ़िए ध्यान से इसको। कैश इनफ्लो जो है बिफोर डेप्रिसिएशन है एंड आफ्टर टैक्स है। बेटा हमें यही चाहिए।
हमें अगर पे बैक पीरियड निकालना है तो हमारा जो कैश इनफ्लो है वो कैसा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप, तो वही लिखा है देखो, एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर डेप लिखा है एंड आफ्टर टैक्स लिखा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, मतलब लाइफ है 5 वर्ष है लाइफ, ईयर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 5 तक। एनुअल कैश इनफ्लो लिखा है 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000, 1,50,000 और 75,000। फाइंड आउट पे बैक पीरियड फ्रॉम दी एबव डाटा। मैंने कहा था जब पे बैक पीरियड निकालें तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि हमारी सेविंग्स है इक्वल है या अनइक्वल है। तो बताइए इस क्वेश्चन में हमारी सेविंग्स कैसी हैं, वो अनइक्वल है। तो पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो अपॉन नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मंथ में लाना है तो 10 into 12 कर देंगे। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला, देखिए बेटा पे बैक पीरियड, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा कंप्लीट ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो अपॉन नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो। अगर आपको मंथ में आंसर लाना है तो 10 into 12 लगा देंगे। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। जब हमारी सेविंग्स क्या होती हैं, जब सेविंग्स हमारी क्या होती हैं बेटा, अनइक्वल होती हैं, तो मैं यहाँ पे हल करूँगा। ये फॉर्मूला बाद में लगाना चाहिए आपको, पहले आप टेबल बनाएंगे, लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले आप ईयर लिखेंगे, यहाँ पर एनुअल कैश इनफ्लो लिखेंगे, फिर लिखेंगे कुमुलेटिव कैश इनफ्लो। यहाँ पे ईयर्स लिखिए, ईयर्स आ गए 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो देखिए बेटा कितनी हमारी 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000, 1,50,000 और 75,000। याद रखिएगा आप लोग, ये एनुअल ऑपरेटिंग सेविंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप होनी चाहिए। अगर सही नहीं है तो इन्हें पहले सही करना पड़ेगा। अब लिखेंगे हम बेटा कुमुलेटिव कैश इनफ्लो, मतलब इनका संचय करेंगे, मतलब ये टोटल करेंगे। कब तक टोटल करेंगे इनका बेटा, जब तक हमारा 5 लाख पूरा ना हो जाए, मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है जब तक पूरा ना हो जाए, बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, वहीं रोक देंगे। देखिए 2 लाख, 2 में ये जो 2 लाख आएगा पहले, इस 2 लाख में हम कितने जोड़ेंगे बेटा, 1,50,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख में 1,50,000 जोड़िए 3,50,000 हो जाएगा। 3,50,000 में कितना ऐड करेंगे, 1,25,000, तो हो जाएगा बेटा 4,75,000। 4,75,000 में हम कितना ऐड करेंगे, 1,50,000, तो 5, 12 लीजिए भाई, यहीं रुक जाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है और 4 ईयर में हमने कंप्लीट कर लिया। जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो कंप्लीट हो गई, मतलब कंप्लीट ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर जो कंप्लीट ईयर बोलेंगे वो हम 3 ईयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, 3 ईयर्स। समझ में आ गया, क्योंकि 4th ईयर में अधिक हो गया। अगर मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारी 5 लाख है और यहाँ पे कुमुलेटिव कैश इनफ्लो 5 लाख ही आता, तो हमारा आंसर 5 लाख होता, बिल्कुल करेक्ट 5 लाख, तो हमारा आंसर होता 4 ईयर्स। तो हम बोलते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 4 वर्षों में पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर 4th ईयर में जो हमारा कुमुलेटिव कैश इनफ्लो है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट से अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है तो हम कंप्लीट ईयर किसे बोलेंगे, 3 ईयर्स। क्लियर। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो फॉर्मूला ये ऊपर लिखा हुआ है, तो देखिए तो कैसे निकालेंगे, पे बैक पीरियड। तो कंप्लीट ईयर्स, पता है कंप्लीट ईयर्स में यहाँ तो अधिक हो गया 4th ईयर में, तो कंप्लीट ईयर्स बोलेंगे 3 ईयर्स। क्या बोलेंगे, 3 ईयर्स कंप्लीट बोलेंगे, कंप्लीट ईयर्स बोलेंगे 3 ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो।
बताइए हमें कितने रुपए, कितने की जरूरत थी? 5 लाख की, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख का था। और 3 वर्ष तक हमने कितना पूरा कर लिया? 4,73,000 पूरा कर लिया। ठीक है, समझिए, ध्यान से समझिए। मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड कैश इनफ्लो। तो रिक्वायर्ड का मतलब हमें जरूरत कितनी थी? 5 लाख की। 5 लाख में से हमने 3 साल तक कितने कंप्लीट कर लिया? 4,75,000। तो 5 लाख में से जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें से हम 4,75,000 घटा देंगे, जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर अपॉन में था नेक्स्ट ईयर्स कैश इनफ्लो। नेक्स्ट ईयर कैसे, तो इसके 3 के बाद कौन सा वर्ष आता है? चौथा। इसकी कितनी इनफ्लो है? ये वाली, तो ये लिखी जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो लिखी जाएगी 1,50,000। आंसर लाना है मंथ में, तो इंटू 12। 3 ईयर्स, हल करिए इसको। 3 ईयर्स। अब ये 5 लाख में से 4,75,000 घटा दीजिए, कितना है? 25,000 अपॉन 1,50,000 इंटू 12। 3 ईयर्स। अब इनको हल कर लीजिए बेटा। 25 से कम 25, 25 का 150, 6 कम 6 से 2 12, कितना है हल बेटा? 2 मंथ्स। तो बोल सकते हैं जो पैसा हमने लगाया है, जो हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका पैसा हम 3 साल 2 महीने के अंदर में पूरा कर लेंगे। तो हमारा ये आ गया पेबैक पीरियड, 3 साल 2 महीने। क्लियर? तो मैंने आपको इस वीडियो में जब सेविंग इक्वल होंगी और अनइक्वल होंगी, दोनों मेथड से मैंने आपको पेबैक पीरियड निकालना सिखा दिया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये हमारा एनुअल कैश फ्लो निकालते कैसे हैं, ये शॉर्ट बता देता हूँ। शॉर्ट में आपको, अगर आपको निकालना पड़ जाए कि सेल्स दी हो, क्या दी हो? सेल्स दी हो, तो हम अब ये ऑपरेटिंग सेविंग कैसे निकालेंगे? ऑपरेटिंग सेविंग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे बता देता हूँ रफली, देखिए ध्यान से। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए बेटा, पहले लिखेंगे हम सेल्स। अगर सेल्स दी हो तो, अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखे हैं, एक्सपेंस दे रखे हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो सेल्स लिखेंगे। सेल्स में से घटाएंगे हम वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट घटा दी तो आएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट में सी, और वेरिएबल कॉस्ट को बोलते हैं शॉर्ट में बीसी। अब इसमें से घटाएंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी स्थल लागतें होंगी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा एफ। घटा दिया। अगर सी में से हम एफ घटा देंगे, कंट्रीब्यूशन में से एफ, तो हमारा आ जाएगा बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब कह सकते हैं EBIT। इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं EBIT, इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। EBIT फुल फॉर्म होगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर? हाँ या ना? तो ये ऑपरेटिंग सेविंग आ गया, तो इससे से हम ऑपरेटिंग सेविंग निकालेंगे। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सेविंग हमारी यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बताइए? इसमें से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो क्या आ गया हमारा? ये आ गया EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब इसमें प्लस कर दीजिए डेप, ये डेप ऐड कर दीजिए, ये हमारा बन गया कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो आ गया, क्लियर? समझ आया आपको? अब ये समझिए आपका ये जो कॉस्ट है, इनमें डेप इंक्लूड है। क्या है? डेप इंक्लूड है। तो आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से निकालेंगे आप। तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।